दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट सेकंड से जुड़ा हुआ एक टॉपिक फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसलेशन क्या होता है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्लिकेशन। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है या फिर आरएनए बनता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आरएनए, आरएनए में एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एमिनो एसिड, राइबोसोम्स और कई सारे एंजाइम। तो आप सभी राइबोसोम के बारे में डिटेल से पढ़े होंगे, इसलिए राइबोसोम के बारे में मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जैसा कि हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप थे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। उसी तरह ट्रांसलेशन में भी 3 स्टेप है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। और इसमें कई तरह के फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उनको हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन में कौन कौन से फैक्टर होते हैं और इन सभी फैक्टर का ट्रांसलेशन में क्या रोल है। तो आपको बता दें कि ट्रांसलेशन के इनिशिएशन प्रोसेस में 3 तरह के फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि इन दोनों IF3 और IF1 इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर IF का मतलब है इनिशिएशन फैक्टर। तो चलते हैं सबसे पहले फैक्टर की ओर। तो सबसे पहला फैक्टर है इनिशिएशन फैक्टर 1, जो कि राइबोसोम के जो स्मॉलेस्ट यूनिट है 30S उसको स्टेबलाइज करता है। वहीं हम बात करें IF2 की, तो ये क्या कहता है, जो एफ मेड टीआरएनए यानी कि वेरी फर्स्ट मेड टीआरएनए होता है, जिसका पूरा नाम एन फॉर्मिल मेथियोनिन टीआरएनए कहते हैं, इसको पहले से ही जो बना हुआ 30S सब यूनिट राइबोसोम और mRNA का कॉम्प्लेक्स है उसके साथ जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पर जीटीपी क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस का काम करता है। तो इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट और इनिशिएशन फैक्टर सेकंड ये दोनों एक साथ आते हैं और दोनों एक साथ काम करते हैं। वही हम बात करें इनिशिएशन फैक्टर थर्ड की, तो ये क्या कहता है कि राइबोसोम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है 30S इसको mRNA के साथ जोड़ता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये राइबोसोम का जो लार्जेस्ट सब यूनिट है और जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट है इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है और जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट है उसको mRNA से जोड़ देता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि IF3 और IF1 का जो बाइंडिंग साइट होता है, यानी कि जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट पर जुड़ने का जो स्थान होता है वो अलग अलग होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राइबोसोम पर 3 डिफरेंट साइट होते हैं, E, P और A। तो इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट जो है वो A साइड पर जुड़ता है और जो इनिशिएशन फैक्टर थर्ड है वो E साइड पर जुड़ता है। आइए चलते हैं ट्रांसलेशन के अगले स्टेप की ओर, जो कि होता है इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन में भाग लेने वाले जो फैक्टर होते हैं आइए उनको देखते हैं। तो सबसे पहला है इलॉन्गेशन फैक्टर TU। तो ये क्या कहता है कि जीटीपी के साथ जुड़ता है और जो एमिनो एसाइल टीआरएनए है उसको राइबोसोम के ए साइट पर ले जाकर जोड़ देता है। तो जैसा कि लेफ्ट साइड में आप इमेज में देख सकते हैं कि IFTU क्या कर रहा है, यह जीटीपी और एमिनो एसाइल टीआरएनए इनके साथ जुड़ा है और उसे राइबोसोम के ए साइट पर ले जा रहा है। इसके बाद अगला जो इलॉन्गेशन फैक्टर है वो है EFTS। तो इसका काम क्या है कि ये रीजनरेट करता है एक्टिव EFTU को। तो वास्तव में होता क्या है कि जब एमिनो एसाइल टीआरएनए है उसको जब ये ले जाता है और जीटीपी का जब हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, यानी कि जीटीपी का एक फॉस्फेट निकल जाता है और वो जीडीपी में बदल जाता है, तो ये जीडीपी क्या होता है, EFTU के साथ जुड़ता है और फिर से एक्टिव हो जाता है, जिसे हम रीजनरेट एक्टिव EFTU कहते हैं। तो इस तरह से जीडीपी और EFTU ये दोनों मिलकर जीटीपी की तरह बिहेव करते हैं। तो इस तरह से जो री एनर्जाइज EFTU है वह नेक्स्ट राउंड के लिए चला जाता है। इसके बाद थर्ड है इलॉन्गेशन फैक्टर G। तो ये क्या कहता है कि ट्रांसलोकेशन को स्टिमुलेट करता है, यानी कि ये ट्रांसलोकेशन को प्रोत्साहित करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड GTP डिपेंडेंट। तो EFG क्या कहता है, जीटीपी के साथ जुड़ता है और उसे पुनः ए साइट के पास ले जाता है और इस तरह से जीटीपी हाइड्रोलाइज हो जाता है जीडीपी में और जो राइबोसोमल कंटेंट है वो आगे की ओर बढ़ते हैं
और इस तरह से एक कोडान यूनिट का फॉर्मेशन होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। आइए चलते हैं थर्ड टाइप के फैक्टर की ओर, जो कि है टर्मिनेशन फैक्टर। इन्हें हम रिलीज फैक्टर भी कहते हैं। तो इस तरह से ये 3 टाइप के होते हैं, रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2 और रिलीज फैक्टर 3, जिन्हें हम RF1, RF2 और RF3 कहते हैं। तो जो RF1 होते हैं और RF2 होते हैं वो दोनों एक साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं RF1 की। इट इज़ कैटेलाइज रिलीज ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम tRNA एंड डिसोसिएशन ऑफ द ट्रांसलोकेशन कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक फॉर UAA एंड UAG टर्मिनेशन कोडॉन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं वो होते हैं UAA और UAG, जो कि mRNA पर पाए जाते हैं। और जहां ये कोडान आ गए mRNA पर, वहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो स्टॉप हो जाती है, इसलिए इन्हें हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। तो आपको बता दें कि जब mRNA से प्रोटीन बनता है तो इसके लिए कोई भी tRNA नहीं होता। तो जो रिलीज फैक्टर 1 है ये क्या कहता है, ये रिकॉग्नाइज करता है UAA और UAG को, और जब ये mRNA पर UAA और UAG को रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसके साथ जुड़ जाता है। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि जो RF1 है ये कैटेलाइज करता है प्रोटियोलिटिक कैरेक्टर के लिए, यानी कि जो tRNA से जुड़े हुए पेप्टाइड बॉन्ड है, यानी कि जो प्रोटीन है, उनको अलग कर देता है। और कहाँ से अलग करता है, पी साइड से। तो एक तरह से ये क्या कहता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन को क्लीव करता है mRNA से। तो वही हम बात करें रिलीज फैक्टर 2 की, तो ये RF1 की तरह बिहेव करता है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो स्टॉप कोडान होते हैं वो 3 होते हैं, UAA, UAG और UGA। तो UAA, UAG इसके लिए जो फैक्टर बनाया गया है, रिलीज फैक्टर बनाया गया है, वो है RF1। और UG के लिए, UGA के लिए बनाया गया है जनरली RF2। तो अगर देखा जाए तो तीनों के लिए RF2 काम करता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये UGA के लिए काम करता है। और वहीं हम बात करें RF3 की, ये स्टिमुलेट करता है RF1 और RF2 को। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में किस तरह के ट्रांसलेशन फैक्टर पाए जाते हैं और उनका फंक्शन क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो IF1 है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में आप देखेंगे कि यहाँ पर E लगा हुआ है। E का मतलब हो गया यूकैरियोट। तो EIF1A क्या करता है, ये A साइट को ब्लॉक करता है। उसी तरह से IF1-2 ये इक्विवेलेंट है EIF2, EIF3 और EIF5B। तो ये सभी क्या कहते हैं, एंट्री ऑफ इनिशिएटर tRNA। तो EIF2, EIF3 और EIF5B इन सब के फंक्शन क्या है, उनके बारे में यहाँ पर राइट साइड में दिया हुआ है। जैसे EIF2 क्या कहता है, वो GTPase एंजाइम बनाने में मदद करता है। फिर EIF3 क्या कहता है, ये स्टिमुलेट करता है 40S जो सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम के साथ जुड़ने में। तो इनके फंक्शन दिए हुए हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बस एक मेन पॉइंट ये बता देता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल में IF2 जो है यही मेन फंक्शन करता है, बाकी सभी फंक्शन को देख लेता है। जबकि यूकैरियोट में देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन अकेले कर रहा है वो 3 अलग अलग इनिशिएशन फैक्टर मिलकर करते हैं। लास्ट में प्रोकैरियोटिक सेल में जो है IF3 है। वहीं यूकैरियोट में देखें तो EIF1, EIF4 कॉम्प्लेक्स है और EIF3 है। और ये क्या कहते हैं कि राइबोसोमल का जो स्मॉल सब यूनिट है, यानी कि जो 40S है, उसको mRNA से जोड़ने में मदद करते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि EIF4 जो कॉम्प्लेक्स है ये फंक्शन करता है कैप बाइंडिंग में। वहीं हम बात करें इलांगेशन फैक्टर की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के केस में इलांगेशन फैक्टर TU और इलांगेशन फैक्टर G थे, जो कि यूकैरियोटिक के केस में होते हैं इलांगेशन फैक्टर 1 अल्फा, जो कि GTP से बाइंडिंग में मदद करते हैं। वहीं अगला है प्रोकैरियोटिक के केस में इलांगेशन फैक्टर TS, जो कि यूकैरियोटिक में है इलांगेशन फैक्टर T बीटा और इलांगेशन फैक्टर T लैम्डा, जो कि GDP एक्सचेंज में मदद करता है। नेक्स्ट है इलांगेशन फैक्टर GS, जो कि यूकैरियोटिक के केस में है इलांगेशन फैक्टर 2S। तो दोनों के फंक्शन सेम है, यानी कि राइबोसोमल जो ट्रांसलोकेशन है उसमें मदद करता है। चलते हैं रिलीज फैक्टर की ओर। तो प्रोकैरियोटिक में आप देख सकते हैं RF1, RF2 और RF3 है,
वही यूकैरियोटिक के केस में ई लग गया है, यही ई का मतलब यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल के केस में आप देखेंगे तो ERF1 पाया जा रहा है लेकिन ERF2 नहीं पाया जाता, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर RF2 का काम ERF1 ही करता है। तो जैसा कि RF3 क्या कर रहा था कि स्टिमुलेट कर रहा था अदर RF फैक्टर को, उसी तरह ERF3 भी स्टिमुलेट करता है अदर RF फैक्टर को। तो यदि आप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के जो फैक्टर हैं अगर उनके में डिफरेंस देखेंगे तो आपको मेजर जो डिफरेंस दिखेगा वो दिखेगा इनिशिएशन के केस में। बाकी इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन में आपको सिमिलरिटी दिखेगी और सबसे ज़्यादा यानी कि 100% आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी रिलीज फैक्टर के केस में। तो इस तरह से हमारा ट्रांसलोकेशन फैक्टर जो है वो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।